आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 स्टडी करेंगे। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस ए। एक कण है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, किसी स्फेरिकल सेल यानी गोलीय कोश यानी ऐसा गोला जिसके अंदर कुछ खाली जगह हो। हमने आपको खोखला गोला और गोलीय कोश में अंतर बताया था। खोखला गोला उसकी बाहरी परत पतली होगी जैसे प्लास्टिक वाला गेंद आता है, और गोलीय कोश की बाहरी परत मोटी होगी जैसे रबर वाला गेंद को जब फाड़ेंगे उसके अंदर छोटी गुहा निकलती है, कैविटी, उसी को स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो कह रहा है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और किसी गोलीय कोश के अंदर सिचुएटेड है, और स्फेरिकल सेल ऑफ मास m सेम मास एंड रेडियस है, जिसका द्रव्यमान इस पार्टिकल के द्रव्यमान के बराबर है और त्रिज्या a है उस गोलीय कोश यानी स्फेरिकल सेल की, जहाँ पर ये कैपिटल M मास का पार्टिकल रखा गया है। कह रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी। अब हमें उस पॉइंट पे गुरुत्वीय विभव बताना है जो केंद्र से a/2 डिस्टेंस पर स्थित है। तो हमने पढ़ा है जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, विद्युत विभव में, यहाँ पर देखिए ए विकल्प करेक्ट है, -3gm/a। कैसे करेक्ट है इसको हम अभी देखते हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था कि कोई खोखला गोला है, एक गोलीय कोश है, तो उसके अंदर सब जगह जो विद्युत विभव था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सेम रहता था। उसी प्रकार से गुरुत्वीय विभव भी सब जगह सेम ही होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कह रहा है हियर मास ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, उस कण का द्रव्यमान कैपिटल M है और इतना ही मास स्फेरिकल सेल यानी गोलीय कोश का है, तो मास ऑफ द स्फेरिकल सेल भी कैपिटल M है और स्फेरिकल सेल की त्रिज्या स्मॉल a है, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया। अब पॉइंट P इज एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखते हैं, फिगर विगर तो बनाया नहीं गया है और क्वेश्चन में भी नहीं बना है, तो लिखा है वैसे फिगर लेकिन बना नहीं। तो कुल मिलाकर के हम फिगर बना भी सकते हैं चाहें तो। मान लेते हैं कोई गोलीय कोश है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, ये सेंटर है, यहाँ से जितनी इसकी त्रिज्या है वहाँ से a/2 डिस्टेंस जहाँ भी पड़ती हो, a/2 डिस्टेंस पे हमें गुरुत्वीय विभव निकालना है। और ये पूरी जो त्रिज्या है इसकी गोलीय कोश की, वो a है, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो वही कह रहा है कि पॉइंट P इज एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर हम लोगों ने बना लिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पार्टिकल एट O इज, अब यहाँ पर केंद्र बिंदु में वो पार्टिकल रखा गया है जिसका द्रव्यमान m है। तो इस पार्टिकल के कारण a/2 डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो हम लोग पढ़ते थे V = 1/4 पाई ε0 Q/R। ये विद्युत इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में। अब ग्रेविटेशनल वाले में पढ़ेंगे तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा, इसकी जगह
g आ जाएगा, इसकी जगह m हो जाएगा अपान r। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो माइनस जी एम अपान आर कितना डिस्टेंस है, a/2 है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है, V1 हो गया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फेरिकल सेल इज। अब ये जो पूरी स्फेरिकल सेल है, ये अभी हमने इस मास के पार्टिकल के कारण निकाला जो केंद्र बिंदु में रखा गया। अब पूरे ये जो गोलीय कोश है उसके कारण, तो हमने बताया था कि गोलीय कोश में सब जगह भी बहुत समान रहता है, इसलिए ये त्रिज्या पूरी ली जाएगी, चाहे जहाँ भी वह पूछा जाए सब जगह बराबर रहेगा। तो यहाँ r की जगह a रखेंगे। तो V2 इक्वल टू माइनस जी एम अपान है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फेरिकल सेल इस P पॉइंट पर। यहाँ पर a/2 नहीं रखेंगे, इस बात को ध्यान देना है, यही गलती सबसे होती है। Hence टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट P। अब देखें इसके लिए a/2 क्यों रखा गया, क्योंकि इसके बाहर है, जबकि गोलीय कोश के अंदर है। तो अगर अंदर है तो पूरा ये त्रिज्या a ही रखेंगे, अगर बाहर है तब डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ से a/2 होता, तब हम इन a और a/2 दोनों को जोड़ के 3a/2 लिखते, अगर बाहर होता तब। तो हेंस टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इस छोटे से पार्टिकल के कारण, पूरे गोलीय कोश के कारण इस P बिंदु पर कितना गुरुत्वीय विभव होगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू माइनस जी एम अपान a/2 प्लस माइनस जी एम अपान a। तो हो गया -2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2gm अपान a माइनस जी एम अपान a इक्वल टू -3gm अपान a। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर में निकालते थे, स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में, किसी गोले के अंदर विद्युत विभव सब जगह एक समान होता था। तो इस प्रकार से हमारा निकल आया, ए विकल्प हमारा करेक्ट है, 3gm अपान a। अब हम आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन में। कह रहा है द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट m अबाउट द सन s। तो एक प्लैनेट है, ये स्मॉल m, और ये हमारी दीर्घवृत्तीय कक्षा है जिसको अंग्रेजी में इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, और ये हमारा सन है जिसको s से दर्शाया गया है। तो कह रहा है द शेडेड एरिया SCD, शेडेड का मतलब जो छायादार है, तो SCD ये वाला एरिया इज ट्वाइस द शेयर्ड एरिया SAB। इस SAB एरिया से ये दोगुना है, इस छायादार SAB एरिया से ये छायादार SCD एरिया 2 गुना है कह रहा है। और ये जो है ये मिडिल है, ये जो लाइन खींची गई आधा इधर है आधा इधर है। तो कह रहा है इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, T1 C से D तक मूव करने का समय है, एंड T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A टू B, और A से B तक मूव करने का टाइम T2 है, देन T1 और T2 में क्या संबंध है ये हमको बताना है। कैपलर का तीसरा नियम हम लोग लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ बी विकल्प करेक्ट है, T1 इक्वल टू 2T2, T1 इक्वल टू 2T2, यानी ये इससे दोगुना है क्योंकि ये एरिया दोगुना है, तो इसमें दोगुना समय लगेगा। T1 इक्वल टू 2T2, यही आंसर करेक्ट है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इक्वल एरिया आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। इक्वल एरिया मतलब समान क्षेत्रफल समान समय अंतराल में तय होता है। तो T1 इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम C टू D इक्वल टू T2। तो T1 इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम C टू D, C से D तक जाने में जो समय लग रहा है, तो यहाँ पर when T1 is the time C से D तक equal to T2 when T2 is the time taken to go from A to B।
ए से बी तक जाने का टाइम t2 और सी से डी तक जाने का t1 है। थोड़े परिभाषा गलत लिखी है। तो as it is given that area SCD is equal to 2SAB, एरिया SCD जो है SCD ये एरिया दो गुना है SAB का। तो वही लिखा है यहाँ पर कि SCD का एरिया दो गुना है SAB से। तो अगर SAB में 2 का गुणा कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाए, तो इसीलिए इधर 2 का गुणा किया, SAB के बराबर हो गया। अब T2 SAB वाला है तो T2 की जगह 2 रख देंगे, 2 इंटू T2, और ये T1 हो जाएगा CD वाला T1। तो T1 इक्वल टू 2T2 हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया दो गुना है उसको कवर करने में समय भी दो गुना लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है। कह रहा है 2 सैटेलाइट ऑफ अर्थ S1 एंड S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। पृथ्वी के 2 उपग्रह हैं S1 और S2 समान कक्षा में मूव कर रहे हैं। कह रहा है द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2। S1 का द्रव्यमान S2 से 4 गुना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा जो है विकल्प हमारा करेक्ट है, ये हमको बताना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ें। पृथ्वी के 2 उपग्रह हैं S1 और S2 और एक ही कक्षा में है, मूव कर रहे हैं, जिसमें कि S1 का जो द्रव्यमान है वो 4 गुना है S2 के द्रव्यमान से। तो कह रहा है कौन सा विकल्प हमारा सही है। बी विकल्प सही है। S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। S1 और S2 समान चाल से गति करेंगे। क्यों करेंगे अभी निकल के सामने आ रहा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट k इक्वल टू Gmm/2r। ये फार्मूला NCERT में है काइनेटिक एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट U इक्वल टू -Gmm/r, ये भी NCERT में है। अब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट V इक्वल टू √Gm/r, ये भी NCERT में। सारे फार्मूले हैं, ध्यान दीजिए। अब टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, तो T इक्वल टू 4π² Gm r³T⁻²। ये कैप्लर्स का 3rd नियम है, इसको बहुत बार से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमको दिया गया है कि दोनों सैटेलाइट का द्रव्यमान S1 का S2 से 4 गुना है, इसलिए S2 की तरफ 4 का गुणा किया गया, तो दोनों बराबर हो गए। तो M/S1 बराबर 4M/S2 हो गया। सिंस M/R इज सेम फॉर बोथ द सैटेलाइट। तो अब क्या है कि जो कैपिटल M है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और ये R दोनों सैटेलाइट के लिए सेम है, क्योंकि सेम ही कक्षा में मोशन हो रहा है। S1 और S2 जो 2 सैटेलाइट हैं दोनों के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और ये R जो पृथ्वी से दूरी है सेम है, क्योंकि समान कक्षा में मूव कर रहा है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इसलिए दूसरे इक्वेशन से हम लोग प्राप्त करेंगे U प्रोपोर्शनल टू M, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो द्रव्यमान के समानुपाती है। अब जब ये स्थिति आ जाएगी तो US1/US2 इक्वल टू MS1/MS2 हो जाएगी, इक्वल टू 4, क्योंकि MS1 बराबर 4MS2 है, तो ये 4 हो गया। और US1 बराबर 4US2। इसका मतलब कि पहले सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरे सैटेलाइट से 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए दूसरी तरफ 4 का गुणा किया गया है बराबर करने के लिए। यानी पहले सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दूसरे सैटेलाइट से 4 गुना ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या लिखा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इज दैट 2 केसेज आर इक्वल। ये गलत हो गया, गलत हो गया, जबकि यहाँ पर 4 गुना है। अब अगला
फ्रॉम, पहला तो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, सिंस वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ए सैटेलाइट। यहाँ पर देखिए v इक्वल टू √gm/r, ये कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, यहाँ पर सैटेलाइट का द्रव्यमान है ही नहीं। इसका मतलब जो सैटेलाइट का कक्षीय चाल है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं है। और जबकि थर्ड में क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सैटेलाइट आर इक्वल। तो जब मास पे डिपेंड ही नहीं तो वेग और चाल, तो वही कह रहा है सिंस वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट द ऑर्बिटल स्पीड इज सेम। जब ऑर्बिटल स्पीड सेम हो जाएगी फॉर बोथ सैटेलाइट S1 एंड S2, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है कि मास से इंडिपेंडेंट है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सैटेलाइट आर इक्वल। ये गलत है क्योंकि उसमें हाफ mv² होता है, तो mv आएगा तो वो गलत हो जाए। केवल स्पीड, सेम स्पीड। हाँ, यहाँ पर देखिए S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। यहाँ पर देखिए v में स्मॉल m नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, द्रव्यमान सैटेलाइट का, इसलिए सही है। ये नहीं सही होगा क्योंकि हाफ mv² जब करेंगे तो यम आएगा सैटेलाइट का द्रव्यमान, इसलिए सी भी गलत। द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S2। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट k प्रोपोर्शनल टू m, यानी k S1 k S2 इक्वल टू m S1 m S2 इक्वल टू 4 r k S1 इक्वल टू 4 k S2। यानी जो पहला वाला उपग्रह है उसका गतिज ऊर्जा दूसरे वाले से 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए इधर 4 का गुणा किया गया। जबकि थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इक्वल है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सैटेलाइट के लिए अलग है, जो हाफ mv² हम बता रहे थे वो गलत है। ये सैटेलाइट के लिए ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए आगे, हेंस ऑप्शन सी इज रॉन्ग, सी भी। अब आप फ्रॉम फोर्थ सिंस टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ए सैटेलाइट। टी देखिए यहाँ पर कैपिटल M है, कहीं पर भी स्मॉल m नहीं है, इसलिए जो सैटेलाइट का द्रव्यमान है वो आवर्तकाल उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड इज सेम फॉर बोथ द सैटेलाइट S1 एंड S2, हेंस ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S2, ये भी गलत हो गया। तो देखिए सारी चीज़ें फार्मूले से क्लियर हो गई। तो k प्रोपोर्शनल है स्मॉल m के, यहाँ पर देखिए u निकाल लेंगे, यहाँ से स्मॉल m है ही नहीं तो v इंडिपेंडेंट रहेगा सैटेलाइट के मास से, इसलिए सेम स्पीड से घूमेंगे दोनों सैटेलाइट। यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं है, तो सारी चीज़ें हमें फार्मूले से समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। पृथ्वी को ऐसा माने कि वो r त्रिज्या का एक गोला है। ए प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट ए हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सतह से पृथ्वी की त्रिज्या यानी r ऊंचाई पर एक इस प्लेटफॉर्म हम लोगों को अरेंज करना है। करा द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज fv। इस प्लेटफॉर्म से जो सीमांत वेग है पृथ्वी के वहाँ से फेंके जाने पर वही fv है। वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जबकि जो पृथ्वी की सतह से वस्तु फेंकी जाती है उसकी एस्केप वेलोसिटी v है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ f इज, तो f की वैल्यू हमको बताना है। यहाँ पर देखिए सी विकल्प करेक्ट है, 1/√2। हम इसको देखते हैं। कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज
अब escape velocity का फार्मूला होता है अर्थ पे v इक्वल टू √2gr। अब देखिए फॉर escape velocity ऑफ द बॉडी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अब जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ से escape velocity की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस प्लेटफॉर्म पर, वैसे फार्मूला होता है सतह पर -gmm/r। अब वो r और ऊंचाई पर है तो 2r हो जाएगा, तो इसलिए -gmm/2r प्लस ½ mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो एफ वी स्केप क्या हो जाएगा √gm/r² इंटू r, तो ये हो जाएगा √gr इक्वल टू एफ वी, क्योंकि gm/r² अंडर रूट में ये स्मॉल g के बराबर होता है, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो √gr हो जाएगा इक्वल टू एफ वी। तो यहाँ पर सतह पर भी इक्वल टू √2gr है और उस स्टेशन पर हो जाएगा √gr इक्वल टू एफ वी। तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वी स्केप इक्वल टू √2gr, इसलिए एफ वी स्केप इक्वल टू वी स्केप अपॉन √2। √2 इसमें ज़्यादा है, इसलिए एफ इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, दोबारा आया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज। कह रहा है कि हमें ऐसी कल्पना करना है, इमेजिन का मतलब कल्पना, कि एक कोई नया ग्रह है हैविंग द सेम डेंसिटी, जिसकी घनत्व समान है जितना कि अर्थ का है, बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज। घनत्व तो पृथ्वी के समान है, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है वो मतलब उसका जो आकार है वो पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा है। तो कह रहा है इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g एंड दैट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यू प्लैनेट इज g डैश। तो अगर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है और उस नए प्लैनेट पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश है, तो दोनों में क्या तुलना है ये हमको बताना है। तो डी विकल्प करेक्ट है, g डैश इक्वल टू 3g। कैसे करेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए g इक्वल टू gm/r² हमको पता है, इक्वल टू g/r², और ये मास घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बहुत बार आपको निकाल के बता चुके हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। क्योंकि पृथ्वी हमारा एक ठोस गोला है, इसलिए यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, ये d आ जाएगा। तो m इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू डी, या इसी को रो लिख देते हैं, या इसी को रो लिख देते हैं। तो हम लोग ये देखिए इसी की जगह 4/3 πr³ अपान रो रख दिया है, ये इधर आएगा, ये गुणा में आएगा। देखिए गलत लिखा है, 4/3 πr³ इंटू रो होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है। इक्वल टू 4/3 πρgr हो जाएगा, πρgr, ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से 4/3 πρgr। अब देखिए ये रो ऊपर लिखा है, गलती से लिख गया है, तो पाई ये स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर g डैश अपान g इक्वल टू 3r/r, क्योंकि ये r जो है इसके अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो g डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। तो g डैश में आकार 3 गुना था तो 3r होगा, और पृथ्वी का आकार r है
तुलना किया गया तो जी डैश 3 गुना होगा, यानी जी डैश इक्वल टू 3g। तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है। कह रहा है फार ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है एक सैटेलाइट है, उपग्रह, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, ये हमको बताना है। तो आंसर ये करेक्ट है 1/2। बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, तो फिर उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सैटेलाइट हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा ये हो गई -gmm/r²। यहाँ पर देखिए हमें इस फार्मूले से मतलब नहीं है, हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी चूँकि घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर प्लैनेट, तो कोणीय वेग होगा, इसलिए ½ I लिखा गया। I बराबर mr² होता है, तो ½ mr²ω² इक्वल टू gmm/2r। ये हमको पहले से पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की उल्टा होती है, यानी निगेटिव, तो -gmm/r। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की 2 गुना होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में 1/2 है, पोटेंशियल एनर्जी में 1/2 नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 2 गुना है। तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर रेशियो निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आधी होगी पोटेंशियल एनर्जी की। यहीं से आप समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी में 1/2 का गुण नीचे हाफ है, और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, यानी 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 है पोटेंशियल एनर्जी की। ये पोटेंशियल एनर्जी ये नीचे वाला इधर आ जाएगा। तो ये तो बहुत पहले से करते चले आए हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। एक नया कोई उपग्रह खोजा गया है, नया उपग्रह नहीं ग्रह खोजा गया है, जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना है। कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो घनत्व तो पृथ्वी से 2 गुना है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से के बराबर है। तो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर द रेडियस ऑफ द प्लैनेट वुड बी। अब पृथ्वी की त्रिज्या अगर r मानी जाए तो उस ग्रह की त्रिज्या कितनी होगी जिसमें पृथ्वी से 2 गुना जिसका घनत्व है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही है। तो इसको देखते हैं, डी विकल्प हमारा करेक्ट है 1/2r। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चूंकि एक्सेलरेशन इक्वल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फार्मूला ही लगाएंगे। तो g = gme/r²। ई शब्द अर्थ के लिए है, तो ये हो जाएगा g और me की जगह 4/3πre³। जैसा कि घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन बहुत बार आपको करके दिखाया, इंटू ρe हो जाएगा अपान re², ये हो गया। तो g प्रोपोर्शनल हो जाएगा re² से r³ कटेगा तो r भर बचेगा। तो g प्रोपोर्शनल टू re इंटू ρe, क्योंकि घनत्व में भी अंतर है इसलिए त्रिज्या और इसको लिया है ρe को। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट gp इज प्रोपोर्शनल टू rp इंटू ρp, ये प्लैनेट के लिए हो गया। अब re ρe इक्वल टू rp ρp, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए बराबर है, इसलिए यहाँ पर gp और g को बराबर कर दिया, तो re ρe बराबर rp ρp आ गया। तो re ρe बराबर rp2 ρe हो गया। पृथ्वी से 2 गुना है घनत्व उस ग्रह का, प्लैनेट का।
तो रो ही लिख दिया गया। तो आर पी इक्वल टू 1/2 आर ई होगा, और आर ई की जगह आर लिखना है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या आर मानी गई, इसलिए 1/2 आर हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको सारे क्वेश्चन अपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है 2 स्फीयर्स ऑफ मासेज m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर। 2 गोले हैं, एक का द्रव्यमान स्मॉल m है, दूसरे का कैपिटल M है, और ये हवा में ये उपस्थित है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। इनके दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल F। कह रहा है द स्पेस अराउंड द मासेज इज नाउ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 का कोई पदार्थ इन दोनों के बीच में भर दिया जाता है। तो कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ बी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जितना पहले था जब हवा भरी थी उतना अब भी रहेगा जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 का कोई लिक्विड भरा है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। या क्यों करेक्ट होगा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड। उस माध्यम पर निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय बल जिसमें वो रखा गया है, क्योंकि हमारा गुरुत्वीय बल कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।